दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत बुक है इसकी सीरीज चैप्टर वाइज चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो अब तक हमने 2-3 चैप्टर कवर कर लिए हैं और इस समय जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं वो है इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट के 3 से 4 टॉपिक जो हैं वो मैंने पहले की 2 वीडियो में कवर किया है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेस, सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब हम आज जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओथ एंड अफर्मेशन कि जो भी एमपी इलेक्ट होकर आते हैं इलेक्शन के बाद उनको जो शपथ वगैरह दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है और वो शपथ में जो है वो क्या क्या जो है वो लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से आज जो हम वो स्टार्ट करेंगे और ये जो है वीडियो नंबर क्या है, पार्लियामेंट टॉपिक की वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओथ, यहाँ पर एक मैं टॉपिक लिखता हूँ मैं, ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन, ये जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। ओथ जो दिलवाई जाती है वो आर्टिकल नंबर 99, आर्टिकल नंबर 99 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि कैसे जो नए न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी उनको ओथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। यानी कि दोनों सदन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के, जो भी हर एक सदस्य होता है इलेक्शन के बाद न्यूली इलेक्टेड जो होते हैं उनको उस हाउस में जो है वो शपथ लेनी होती है। अब वो शपथ दिलवाता कौन है, या दे रखा है यहाँ पर, या तो प्रेसिडेंट दिलवाएंगे उन सभी जो न्यूली इलेक्टेड एमपीस होंगे, या प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी इलेक्टेड पर्सन होगा। प्रेसिडेंट चाहे किसी भी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं और वो उनके बिहाफ पर जो नए एमपीस हैं उनको शपथ दिलवाता है। अब शपथ में क्या कहते हैं कि वही है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में पूरे विश्वास रखते हैं, भारत की जो सोवेरेनिटी है और इंटीग्रिटी है इसको बनाकर रखेंगे, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर। यानी कि जो भी जिस पर्पज से जो जनता ने उनको चुन के भेजा है ना, तो वो ड्यूटी जो है वो अपनी पूरी फेथफुली इसको डिस्चार्ज करेंगे। Unless a member takes the oath, he cannot vote and participate in the proceeding of the House and does not become eligible to the parliamentary privileges and immunities। यानी कि जब तक कोई भी एमपीस ओथ नहीं ले लेता है, ना तो वो पार्लियामेंट में वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा और ना ही जो सदन हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो एमपीस को दी जाती हैं वो भी उसे नहीं मिल पाएंगी। यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट होकर आ जाता है तो वो मान लिया जाता है कि हाँ अब उसे सब सुविधाएं मिलेंगी, नहीं, जब तक कि वो एक ओथ नहीं ले लेता है तब तक जो है वो कोई काम जो है वो नहीं कर सकता। यदि इफ अ पर्सन इज लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे ही सिट और वोट एज अ मेंबर इन हाउस इन दी फॉलोइंग कंडीशन। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी एक मेंबर बिना ओथ के अगर हाउसेस में बैठता है, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, तो ₹500 पर डे के हिसाब से उस पर जो फाइन जो है वो लगाया जाएगा। और कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दी ओथ और अफर्मेशन। पहले तो यही है कि बिना शपथ के अगर कोई बैठता है तो। दूसरा, व्हेन ही नो दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड और दैट ही इज डिसक्वालिफाइड फॉर इट मेंबरशिप। यदि कोई भी एक पर्सन जो कि पार्लियामेंट की सीटिंग को क्वालिफाइड नहीं है या उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, और डिसक्वालिफिकेशन के हमने जो पीछे ग्राउंड कवर किए थे, जो 5 ग्राउंड हैं, यदि कोई रिजाइन कर दे या उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है या कोई अन्य केसेस में, अगर ऐसे कोई डिस्क्वालीफाई मेंबर अगर पार्टिसिपेट करता है तब भी उसे जो है ₹500 की पेनल्टी पर डे के हिसाब से लगाई जाएगी उस पर। तीसरा है व्हेन ही नो दैट ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग इन द हाउस बाय वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ। या किसी भी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा उस पर्सन को बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है कि वो पार्लियामेंट की वोटिंग में ना ही तो बैठेगा ना ही वो पार्टिसिपेट करेगा हाउस में। तो ऐसा कोई पर्सन अगर बैठ जाता है तब भी उसको पेनल्टी लगेगी। तो ये 3 ग्राउंड बताए गए हैं कि पेनल्टी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो जो आर्टिकल नंबर 106, आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 जो है वो एमपीस की सैलरी और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे उसके बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा खास पूछा नहीं जाता पेपर में, केवल केवल अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा, कौन से आर्टिकल्स बात करता है एमपीस की सैलरी और अलाउंसेस के बारे में।
देखो एमपी की जो किसी भी हाउस की हो पार्लियामेंट की आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज एंड अलाउंसेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पर है कि एमपी की सैलरीज कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारित करता है, तो वो करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कितनी जो सैलरीज है वो एमपीज को दी जाएगी। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर पार्लियामेंट हैज प्रोवाइडेड पेंशन टू, यानी कि हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एमपीज की सैलरी को, पेंशन को लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाला है कि वो दे देंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है एमपीज की पेंशन को, लेकिन पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन बनाया है कि जो भी जितने भी एमपीज हैं उनको सैलरी पेंशन जो है वो दी जाएगी। In 1954, the Parliament enacted the Salary Allowances and Pensions of the Member of the Parliament Act। और उसके बाद देखो सबसे पहले क्या 1954 में पार्लियामेंट ने ही खुद एक एक्ट पास किया था जो किससे रिलेटेड था, एमपीज की सैलरी अलाउंस और पेंशन से। लेटर बाद में देखें हम अभी 2018 में इसमें चेंज जो है वो किया गया पेंशन को लेकर, ठीक है। अर्लियर इन 2010 में डेली अलाउंसेस बाय इंक्रीज फ्रॉम 1000 से, तो इसमें कोई ज़्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। From 1976, the member are also entitled to a pension on a graduate scale for each 5 year as a member of either house of parliament. Besides, they are provided traveling फैसिलिटीज, फ्री एकोमोडेशन, और क्या क्या मिलता है उन्हें, देखो ट्रेवलिंग फैसिलिटी मिलती हैं, फ्री एकोमोडेशन रहन सहन के लिए, टेलीफोन की व्यवस्था मिलती है, व्हीकल एडवांसेस मिलते हैं, और मेडिकल फैसिलिटी, ऐसी और भी बहुत चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज प्रिविलेज एमपीज को दिए जाते हैं। Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha and the Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha are also determined by the Parliament। अब यहाँ पर देखो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा की इसमें दोनों प्रेसिडिंग ऑफिसर हो गए, और राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, इनकी भी जो सैलरीज वगैरह होती है वो पार्लियामेंट ही फिक्स करता है। लेकिन जो दी जाती है इनको, जो चार्ज की जाती है ना, तो की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एंड दस नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है ये जो चारों की सैलरी कहाँ से थी, चार्ज ऑन। अब इसमें हमें देखना है जो अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इन तीनों के अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी आपको ये रखना है, याद रखना है कि जो सैलरीज होती है स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन की, कहाँ से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसी वजह से ये जो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है उसकी इनको जो है राइट नहीं मिलता, ये पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते हैं, ठीक है। 1953 में द पार्लियामेंट इनेक्टेड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। अंडर दिस एक्ट ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स, नेमली द चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द स्पीकर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यानी कि इसमें जो अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में सभी आ जाता है, स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सभी जो है वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है। तो नेक्स्ट आगे भी इसमें यही बताया गया है कब क्या हुआ है, जो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आओ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेसाइडिंग जो ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की जो कार्यवाहक ऑफिसर होते हैं, जो सदन की कार्यवाही को चालू रखते हैं, उनके बारे में। तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रेसिडिंग ऑफिसर्स। तो दोनों सदनों के, लोकसभा के अपने अलग होते हैं, राज्यसभा के अपने अलग होते हैं। देयर इज अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द फॉर द लोकसभा। लोकसभा के इसमें कौन होता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। और एक पैनल होता है चेयरपर्सन का लोकसभा के लिए, एंड एक चैनल होता है 22 पर्सन का फॉर द राज्यसभा की, ऑल्सो अपॉइंटेड। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब स्पीकर आर्टिकल 93 बताता है स्पीकर के बारे में कि स्पीकर का इलेक्शन कैसे होगा, स्पीकर का टेन्योर, उसकी पावर, फंक्शंस क्या क्या होंगे, क्या उसका रोल रहेगा, उसके बारे में आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। पहले देखते हैं हम इलेक्शन और टेन्योर के बारे में, कैसे स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। तो स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर एज सुन एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग। यानी कि जैसे ही जो नई संसद चुन के आते हैं, मतलब जो इलेक्शन होने के बाद नई पार्लियामेंट जो होती है उसमें उसकी जो पहली मीटिंग होती है, उस पहली मीटिंग के तुरंत बाद जो स्पीकर का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया जाता है। और स्पीकर जो है कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, जो 543 मेंबर्स चुन कर आते हैं उन्हीं में से किसी एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। Whenever the office of the speaker fall vacant, the Lok Sabha elect another member to fill the vacancy. The date of election of speaker is fixed by the president। यानी कि जब कभी भी
स्पीकर की जो ऑफिस है खाली हो जाती है, ठीक है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा में दूसरे मेंबर किसी को अपॉइंट कर दिया जाता है। और लोकसभा के इलेक्शन कब होगा, इसकी जो डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन यहाँ से, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है कि इलेक्शन जो होता है स्पीकर का, उसकी डेट कौन फिक्स करता है, तो करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, यानी कि जितनी 5 साल कार्यकाल है, 6 साल का है अगर इमरजेंसी केस में, तो जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक स्पीकर जो है उस पद पर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे 3 केसेस हैं जिनके ग्राउंड पर जो है उसे अपनी ऑफिस समय से पहले भी खाली कर सकता है। कौन कौन सा? पहला है, या तो उसकी ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द हो जा कर दी जाती है तब, ठीक है। दूसरा है इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, या वो खुद लिखकर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन दे दे कि साहब ये लो मेरा रेजिग्नेशन लेटर, तब जो है वो उसकी जो ऑफिस है वो खाली हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तीसरा है इफ ही इज रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, सच अ रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 40 डे एडवांस नोटिस, यानी कि स्पीकर को हटाने के लिए कोई भी एक रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया जाता है लोकसभा के मेंबर से, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि देखो देखो स्पीकर जो है वो किसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा की। तो लोकसभा के द्वारा ही यदि कोई भी रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, और ऐसा रेजोल्यूशन एक मेजोरिटी के द्वारा, और क्या मेजोरिटी होगी, सिंपल होगी एब्सोल्यूट, वो भी मैं बताऊंगा। तो मेजोरिटी के द्वारा अगर पास कर दिया तब उसको हटा दिया जाएगा। और यदि ऐसा कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है तो 14 दिन पहले उसको एक नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को, ताकि यदि कोई भी वो कामकाज हो तो उसको वो फिनिश कर सके। ये एकदम रैंडमली नहीं है कि साहब आज पता लगी और आज उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आ गए। तो ये 3 ग्राउंड है जिसके आधार पर जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। When a resolution for the removal of the speaker is under consideration of the house, he cannot preside at the sitting of the house though he may be present। यानी कि जब कभी भी स्पीकर के अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन उसको हटाने को लाया जाता है, तब उस समय पर वो सदन की सदस्यता नहीं करता है, यानी कि उसकी प्रिसाइड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन हाउस में प्रेजेंट रह सकता है। However, he can speak and take part in the proceeding of the house at such a time and vote in the first instances। यानी कि वह बोल सकता है, जब रिजोल्यूशन उसको लाया जाता है उसकी प्रोसीडिंग में मतलब पार्टिसिपेट करता है उस समय पर, और उस पहले ही क्षण में पहले इंस्टेंसेस में वोट भी कर सकता है, दो नॉट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट, यानी कि जब टाई केस में हो तब वोट नहीं करता है, इक्वालिटी हो तब वोट नहीं करेगा, अन्यथा पहले इंस्टेंस में वोट कर सकता है। It should be noted here that whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and continue till the newly elected लोक सभा, यानी कि जब कभी लोकसभा भंग कर दी जाती है, ठीक है, तो सब मेंबर की सदस्यता वो खत्म हो जाती है, लेकिन स्पीकर जो है वो अपने पद पर बना रहता है। और ये कब तक, जब तक एक नई इलेक्ट होकर लोकसभा नहीं आ जाती है, यानी कि नए एमपीस नहीं आते तब तक वो जो लोकसभा का अध्यक्ष पद पर बना रहता है। वहीं हम बात करते हैं रोल, पावर एंड फंक्शंस की, कि क्या क्या उसको। तो स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का हेड होता है, एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, और उसको ये दर्शाता है, ठीक है। ही इज द गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमेटी। लोकसभा की पूरे जो सदन का एक गार्जियन होता है सभी पावर्स का, ठीक है, और जितनी भी कमेटीज होती हैं उनका भी। ही इज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल। मतलब क्या कि प्रिंसिपल एक प्रमुख स्पोक पर्सन होता है हाउस का, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं पार्लियामेंट के मामले में, उसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनमें जो फाइनल किसकी मोहर लगती है, स्पीकर की। ही इज दस मच मोर देन मेयरली बाई द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ये केवल ये नहीं, केवल उसको सदन की कार्यवाहक जो अधिकारी है उससे उसको कहीं ज्यादा और भी कुछ काम उसको दिए गए हैं। In this capacity, he is vested with the vast, varied and vital responsibility and enjoy with the great honor। बताया गया the speaker of the Lok Sabha derive his power and duties from 3 sources। That is, अब स्पीकर की जो पावर है और उसकी ड्यूटीज है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, 3 जगहों से, 3 सोर्स हैं। एक तो भारत का संविधान, दूसरा है रूल प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और तीसरा है पार्लियामेंट्री कन्वेक्शंस। इन तीनों से मिलकर जो है उसको पावर दी गई है, और क्या क्या काम है वो बताया गया है। ऑल टुगेदर ही हैज पावर एंड, और भी देखो क्या है उसकी,
ही मेंटेन ऑर्डर एंड डिकोरम इन दी हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग। मतलब क्या है कि सदन का एक डिकोरम ऑर्डर मेंटेन करके रखना है उसको, ठीक है, ताकि सही से जो कामकाज है वो उसकी जो बिजनेस है वो कामकाज सही से चल सके। दिस इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज अ फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड। दूसरा है ही इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस। मतलब कुछ मामलों में जो फाइनल इंटरप्रेटर मतलब जो सबसे आखिर जो मेन डिसीजन लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, स्पीकर के द्वारा। किन किन मामलों में, जैसे भारत के संविधान के प्रति, रूल प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसी लोकसभा का जो बिजनेस जो कार्रवाई है वो की जाएगी, ठीक है, और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट विद इन दी हाउस। इन तीन मामलों में जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है वो होता है स्पीकर। तीसरा है ही एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ए क्योरम। यानी कि वह क्योरम के एब्सेंस में, अब क्योरम क्या है, क्योरम का मतलब होता है कि जो लोकसभा या लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है, सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए जो मिनिमम मेंबर्स जो है ना उनकी रिक्वायर है। तो मिनिमम लोकसभा के केस में कितनी है, 10%। 10% तो मेंबर होने ही चाहिए तभी सदन की कार्रवाई चालू की जाएगी, अन्यथा नहीं। और ऐसे ही केस में अगर उन्हें लगता है कि क्वेरम नहीं हो पाया है पूरा, ठीक है, 10% मेंबर्स नहीं है, तो उस कार्रवाई को कुछ समय के लिए वो एडजर्न कर सकते हैं, ठीक है। द क्वेरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि सदन की टोटल स्ट्रेंथ के 1/10 जो है वो क्वेरम होती है। अब ना फोर्थ पॉइंट है, he does not vote in the first instances, but he can exercise a casting votes in the absence of a tie. In other words, only when the house is divided equally on any question, the speaker is entitled to vote. Such vote is called a casting and its purpose to resolve the डेडलॉक। तो इसका कहना है कि कभी भी जो स्पीकर होता है ना पहले इंस्टेंसेस में वोट नहीं देता है, ठीक है, वो अपना वोट जो है वो कास्ट कब करता है, केस ऑफ ए टाई। मतलब जब किसी भी बिल पर या किसी भी रिजोल्यूशन पर जितने उसके फेवर में उतने वोट अगेंस्ट में पड़ जाते हैं, ऐसे केस में जो क्या है वो टाई ना ही तो पास हो पा रहा नहीं रद्द हो पा रहा, तो उस टाई को डेडलॉक को खत्म करने के लिए जो स्पीकर है वो अपना वोट देता है, और ऐसी सिचुएशन क्या कहते हैं, कास्टिंग दी वोट। ना पांचवा, ही प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की दोनों सदनों की किसी भी बिल को लेकर अगर कोई डेडलॉक की स्थिति हो जाती है, यानी कि लोकसभा पास कर दे राज्यसभा पास नहीं करे, या राज्यसभा पास होकर आ जाए लोकसभा में पेंडिंग रह जाए और उस बिल को पास कराना हो, ठीक है, ऐसे में जब ज्वाइंट सिटिंग कराई जाती है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, स्पीकर करता है, और इसको बताया गया आर्टिकल 108 में। Such a sitting is summoned by the president to settle a deadlock between the two houses on a bill। यानी कि उस बिल पर दोनों सदनों के बीच में जो डेडलॉक की स्थिति है उसको खत्म करने के लिए उसको मतलब तब ये ज्वाइंट सिटिंग की जाती है, और कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट। तो जब कभी भी ज्वाइंट सिटिंग होगी ना तो कौन कराएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो उसको कराएंगे, लेकिन अध्यक्षता करेगा कौन, स्पीकर। He can allow a secret sitting of the house at the request of the leader of the house. When the house sits in secret, no stands can be present in the chamber, lobby or galleries except with the permission of the। ये क्या है, जब कभी सीटिंग अगर हो रही, सीक्रेट सिटिंग हो रही है लोकसभा की, राज्यसभा किसी भी की, तो कौन आएगा कौन जाएगा, क्या होना है क्या नहीं होना, ये सब किसके हाथ में है, स्पीकर करेगा। स्पीकर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया जाता सीक्रेट सिटिंग के केस में। He decide whether a bill is a money bill or not and his decision on this question is final। ये कह रहा है कि जो मनी बिल को, जो मनी बिल क्या होता है, मनी बिल को जो भी कोई भी बिल आया है बस आप पता लगे कि मनी बिल पास करना ही होता है, क्योंकि मनी बिल के केस में क्या होता है कि ये होता है कि इसमें पहले से ही परमिशन ले ली जाती है और इसको जब कभी सदन में लाया जाएगा तो उसको पास किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर ये कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है इसको डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the president for assent, the speaker endorse on a bill his certificate that is a money। ये कह रहा है कि जब कभी भी एक सदस्य या लोकसभा में कोई बिल आया और स्पीकर ने माना कि हाँ ये बिल है, जब वो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा तो स्पीकर बाकायदा उस पर एक मोहर लगाएंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे जिससे ये पता लग सके ये बिल जो है वो मनी बिल है, ठीक है। आठवां है, ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल, प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। यानी कि जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड पर इसमें किस पर्सन को, किस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, जब क्वेश्चन उठता है तो इसमें भी डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर लेता है, ठीक है। लेकिन 1992 में
द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। यानी कि यदि कोई भी पर्सन को एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर, उसके ग्राउंड पर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ये जो स्टेप उठाया स्पीकर ने, तो ये किसका पार्ट होगा? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी इसको रिव्यू करेगी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि स्पीकर ने अपनी मर्जी से उस पर्सन को, उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। नेक्स्ट है, ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंटरी ग्रुप। इंडियन पार्लियामेंट्री जो ग्रुप्स होते हैं, आईपीजी, इनको भी कवर करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें। आईपीजी का भी वो ऑफिशियल चेयरमैन होता है, विच इज द लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ही ऑल्सो एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ द लोकसभा। सभी जो लोकसभा की जितनी पार्लियामेंट्री कमेटीज है उनका चेयरमैन होता है, चेयरमैन को अपॉइंट करता है, सॉरी, एंड सुपरवाइज देयर फंक्शंस, और उनकी जो भी कामकाज है उन पर निगरानी रखता है, ठीक है। ही हिमसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ, अब वो खुद से, तीन कमेटीज होती हैं, तीन कमेटी, और जो 10th पॉइंट है ना, 10th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन कमेटी का जो खुद से चेयरमैन होता है, कौन कौन सी? एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, BSA, ठीक है, रूल्स कमेटी, और तीसरी है जनरल पर्पस कमेटी, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं जनरल पर्पस कमेटी। अब इन तीन कमेटी का जो है वो खुद से जो है चेयरमैन होता है। तीनों को याद रखनी, कौन कौन सी का वो चेयरमैन होता है। अब उसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के लिए क्या रखा गया है? एज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेस्टेड विद ग्रेट प्रेस्टाइज, पोजीशन एंड अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी बिकम्स द सिंक्योर। कुछ प्रोविजंस हैं जो बताते हैं कि कैसे जो स्पीकर की पोस्ट है वो बिल्कुल ही मतलब एक निष्पक्ष है, उस पर कोई बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर बिना वो दबाव के काम करता है। तो क्या पहले क्या है कि ही इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि उसकी जो टेन्योर की सिक्योरिटी दी गई है, और वो कैसे है कि जैसे कि उसको बिना रिजोल्यूशन के हटाया नहीं जाता, और वो रिजोल्यूशन पास किया है किसी एक मेजोरिटी के द्वारा। दूसरी बात, जब कभी भी नेक्स्ट है, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाई अ रिजोल्यूशन पास्ड बाई द लोकसभा बाई ए स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, सदन के सभी सदस्य जो हैं उनकी एक मेजोरिटी, ठीक है। एंड नॉट बाई ए ऑर्डिनरी मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। ऑर्डिनरी मेजोरिटी का मतलब है कि सब, मान लो आज सदन में 10 लोग आए, 50 लोग आए, वैसे भी 10% अगर देखें तो 543 का 10% लगभग 53 मेंबर करीब आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब 53 या 60 मेंबर आए और 60 मेंबर्स ने उसके अगेंस्ट वोटिंग की और रेजोल्यूशन पास कर दिया, नहीं, ऐसा उसे हटाने का। यानी कि जो भी सदन की जितने भी सदस्य हैं उसकी मेजोरिटी नहीं होगी तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि उसकी सिक्योरिटी का टेन्योर की सिक्योरिटी है। दूसरा है, हिज सैलरीज और अलायंसेस जो फिक्स किया था किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। और सब कुछ कहाँ से दिया था? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसीलिए वो पार्लियामेंट की जो एनुअल वोटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है वो। नेक्स्ट है 3, हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड इन दी लोकसभा एक्सेप्ट ऑन दी सब्सटेंटिव मोशन। यानी कि उसके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके उसका जो भी कंडक्ट है, ठीक है, उसको लोकसभा में क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, और करा भी जाएगा तो एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर की सब्सटेंटिव मोशन में लाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि साहब इनके जो कामकाज है उनका जो कंडक्ट है उसके अगेंस्ट ये लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज पावर एंड ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर और कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन दी हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू दी जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। यानी कि उसके द्वारा जो भी कोई काम किया गया उसको लेकर कोर्ट में उसको नहीं किया जा, चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ही कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ अ टाई, दिस मेक्स द पोजीशन स्पीक जो है इम्पार्शियल। इसका मतलब क्या क्या, अभी हमने ऊपर देखा था कि केवल अब कभी फर्स्ट पहली क्षण में ही वो वोट नहीं करता है किसी भी बिल को लेकर। वो कब करता है? जब एक टाई की स्थिति हो जाती है, यानी इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाते हैं अपोजिशन में और उसके फेवर में, ऐसे केसेस में। छठा पॉइंट है, ही इज गिवन अ वेरी हाई पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। यानी कि जो भी हमने देखा था ना, प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में जितनी भी पोजीशन है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को क्या, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ऐसे सेकंड सिटीजन, थर्ड पोजीशन पे रखा है, फोर्थ पोजीशन पे। तो ऐसे ही अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी काफी एक हाई पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पे? 7th पोजीशन पे है जो है। ही इज प्लेस्ड एज द 7th रैंक अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
दिस मीन्स ही हैज ए हायर रैंक देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन सब में उसकी जो रैंक है उसको ऊपर रखा गया है, केवल दो प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर। इन ब्रिटेन में द स्पीकर इज स्ट्रिक्टली अ नॉन पार्टी। अब स्पीकर उसकी स्पीकर की बात करें कि ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में जो स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी से नहीं होता है, ठीक है, नॉन पार्टी मैन होता है। देयर इज अ कन्वेंशन है दैट द स्पीकर हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी and remain politically neutral. This healthy convention is not fully established in India, where the speaker does not resign from the membership of his party on his election to the exalted office। यानी क्या क्या, क्या कहा गया है यहाँ पर कि ब्रिटेन में सपोज करो जो रूलिंग पार्टी है से उसी जो पार्टी जीत कर आई है उसी का एक मेंबर जो है वो स्पीकर बनता है, लेकिन जैसे ही वो स्पीकर की ऑफिस पर आता है, अपने उस पोस्ट पर आता है, वो अपनी पार्टी से रिजाइन दे देता है। और जब पार्टी से रिजाइन का मतलब क्या है कि अब वो बिल्कुल फ्री हो गए, जो डिसीजन है वो बिना किसी दबाव के वो ले सकेगा। लेकिन इंडिया में ये जो कन्वेंशन है उसको नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है कि रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर होता है लेकिन वो कभी भी रिजाइन नहीं करता है, ठीक है। तो ये इंडिया के और ब्रिटेन के स्पीकर में डिफरेंस है। now हम बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसके बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 93 है, आर्टिकल नंबर 93 बताता है डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। जैसे कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर भी इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के द्वारा ही, उन्हीं के मेंबर्स में से। और ये कब किया जाता है, ही इज इलेक्ट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज बीन टेकन, यानी कि जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाता है। अब जो डेट होती है ना डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की, वो किसके द्वारा फिक्स की जाती है, स्पीकर के द्वारा, ठीक है। जब कभी भी ऑफिस जो होती है डेप्यूटी स्पीकर की खाली हो जाती है, लोकसभा दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, इलेक्ट कर देते हैं उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। जैसे स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर भी अपने ऑफिस में रहता है जब तक कि लोकसभा की लाइफ रहती है, लेकिन वो 3 केसेस में अपनी ऑफिस है वो खाली कर सकता है पहले भी। कौन कौन से, या तो उसकी सदस्यता जो है वो खत्म हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, ठीक है, या उसको रिजोल्यूशन के द्वारा पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इन 3 ग्राउंड पर जो है वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। आपको ज्यादा खास इसमें है नहीं डेप्यूटी स्पीकर में, मेन था स्पीकर, वो उसको हमने डिटेल पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। डेप्यूटी स्पीकर जो है परफॉर्म करता है ड्यूटी ऑफ द स्पीकर ऑफिस व्हेन इट इज परफॉर्म। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि जब कभी भी स्पीकर की जो ऑफिस है वो खाली हो जाती है ना, उस समय पर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर की ऑफिस पर पहुंचकर उसके जो काम काज है उसको देखता है। ही ऑल्सो एक्ट एज द स्पीकर व्हेन द लेटर इज एबसेंट फ्रॉम द सिटिंग। और जब कभी स्पीकर एबसेंट हो जाते हैं तब भी वो जो है वो उसकी जो हाउस की सिटिंग है उसको चालू करता है। In both the cases में he assume all the power of the speaker. He also preside over the joint sitting of both the House of Parliament in the case of speaker is absent from such a sitting। यानी कि उसके पास जो जब वो स्पीकर की पोस्ट पर जब बैठा होता है और काम काज संभालता है, तो जो स्पीकर को पावर दी गई है वो सभी पावर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के उस समय पर उसके पास होती है। और जब कभी भी जैसे हमने देखा था कि ज्वाइंट सिटिंग केस में कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट, और उसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग केस में भी अगर स्पीकर एब्सेंट हैं तब भी डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे उसको प्रेसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को, ठीक है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट द डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस। द डेप्यूटी स्पीकर इज हैज वन स्पेशल पावर। अब डेप्यूटी स्पीकर के पास एक स्पेशल पावर होती है, कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा लो। That is, whenever he is appointed as the member of parliamentary committee, he automatically becomes its chairman। जब कभी भी उसको किसी पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी का अगर मेंबर बनाया जाता है, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर को, तो वो उसका ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है। ये एक स्पेशल पावर डेप्यूटी स्पीकर के पास है। Like the speaker, deputy speaker while presiding over the house cannot vote in the first instance. He can only exercise casting a vote in the case of a tie. Further, when a resolution for the removal of deputy speaker is under consideration of the house, he does not preside, cannot preside at the sitting of the house, though he may be present। इसमें वही बताया गया कि यदि डेप्यूटी स्पीकर की जो भी ये डेप्यूटी स्पीकर होता है वो भी कभी भी पहले इंस्टेंस में वोट नहीं देता है, ठीक है। वो भी स्पीकर कब देता है, जब कोई भी केस टाई हो तब। और जब कभी भी उसको रिजोल्यूशन डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के संबंध में कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है तब भी वो सदन की कार्रवाई को अगर बैठा हो चालू कर रहा हो तो वो नहीं करेगा, मौजूद रह सकता है उस समय सदन में। When the speaker preside over the house, the deputy speaker is like any other ordinary member of the house. He can speak in the house, participate in its proceeding, and vote
ऑन एनी क्वेश्चन बिफोर द हाउस। ठीक है। द डेप्यूटी स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू अ रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसकी भी सैलरी कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों की जो सैलरीज होती है वो जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब इसमें कहा गया कि अप टू द 10th लोकसभा बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वर यूजुअली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। यानी कि 10वीं लोकसभा तक जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते थे दोनों ही कहाँ से होते थे? रूलिंग पार्टी से होते थे। ठीक है। और 10वीं जो लगी थी वो कब लगी थी? 1991, यानी कि 1991 से लेकर 1996 तक जो 10वीं लोकसभा थी, ठीक है, उसमें जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही रूलिंग पार्टी के होते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से एक कंसेंसस हुआ था, स्पीकर जो होगा कहाँ से होगा? रूलिंग पार्टी से होगा, और जो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो कहाँ से होंगे? अपोजिशन पार्टी से। मेन अपोजिशन पार्टी होगी उसका डेप्यूटी स्पीकर होगा। द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर व्हाइल एज्यूमिंग देयर ऑफिस डू नॉट मेक एंड सब्सक्राइब एनी सेपरेट होते हैं। यानी दोनों ही जो है वो एक ही तरीके की ओथ लेते हैं। ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1921। ये इंपॉर्टेंट, ये जो पोस्ट है दोनों की कब इंडिया में आई थी? 1921 में। और वो कौन सा प्रोविजन था? मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1999 का। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो आया था, ये एक्ट आया था तभी ये दोनों पोस्ट जो है इसमें आई थी इंडिया में। एट दैट टाइम, उस समय पर जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वर कॉल्ड द प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है। रेस्पेक्टिवली एट द सेम नोमेनकल्चर कंटिन्यू। ये कब तक चालू रही थी? यही 1947 तक। और 1921 से द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज टू प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मीटिंग उस समय पर अध्यक्षता कौन करता था? 1921 से पहले गवर्नर जनरल जो इंडिया के होते थे वो। ठीक है। लेकिन 1921 में फेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन है? ये आपको याद रखना है। पहले जो स्पीकर अपॉइंट किए थे वो थे फेडरिक वाइट 1921 में, और डेप्यूटी स्पीकर बने थे तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आ रहा था वो ये है कि पहला भारतीय कौन है जो डेप्यूटी स्पीकर बना था? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगेन 1925 में जो विठल भाई जे पटेल बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और 1925 में विठल जे पटेल जो थे, विठल भाई जे पटेल पहले भारतीय थे जो स्पीकर के पद पर इलेक्ट हुए थे। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो याद रखना है तुम्हें, सच्चिदानंद सिन्हा थे पहले डेप्यूटी स्पीकर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और पहला फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर जो थे पहले इंडियन स्पीकर कौन है? विठल भाई जे पटेल। ये पहले भारतीय थे जो स्पीकर के पद पर इलेक्ट हुए थे 1925 में, और ये हुए थे 1921। ठीक है। नॉमेनकल्चर ऑफ प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रेस्पेक्टिवली। हाउएवर द ओल्ड नॉमेनकल्चर कंटिन्यू, जो पुरानी थी वो कब तक रही थी? 1947 तक, एज द फेडरल पार्ट ऑफ द 1935 एक्ट एंड वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। अब जीवी मवलांकर एंड अनंत स्वामी अयंगर हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो पहले आजाद भारत के जो थे वो कौन थे? नहीं, पहला डेप्यूटी स्पीकर बने थे जीवी मवलांकर और अनंत स्वामी अयंगर। जीवी मवलांकर also held the post of speaker in the constituent assembly, legislative as well as the provisional parliament. He held the post of speaker of the Lok Sabha continuously and for one decade from 1946 to 1956। तो इसमें कह रहा है कि इन्होंने कब तक? 1940 से 56 तक स्पीकर की जो पोस्ट पर है वो लगातार ये रहे थे जीवी मवलांकर। अब एक पैनल होता है राज्य चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, एक पैनल बनाया जाता है कुछ चेयरपर्सन्स का। अब इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका मेन उद्देश्य होता है कि जब कभी भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर
स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही अगर एब्सेंट हैं, तब इसी पैनल में से कोई भी एक पर्सन जो है वो सदन की अध्यक्षता करेगा। तो अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम अमंगेस्ट इज द मेंबर ऑफ इज अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, यानी कि स्पीकर जो है वो अपने सदन में से मतलब लोकसभा से ही 10 पर्सन्स को चुनता है और उनका एक पैनल बनाता है, ठीक है। एनी ऑफ देम कैन प्रेसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ही हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन सो प्रेसाइडिंग, और उसके पास वही पावर होती है जो स्पीकर की होती है जब वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। ही होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड, और वो कब तक रहता है उस पद पर, जब तक कि उस पैनल का एक नया पर्सन चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं कर दिया, नॉमिनेट नहीं कर दिया जाता तब तक। व्हेन अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, एनी अदर पर्सन एज डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट एज द स्पीकर, यानी ये कह रहे हैं कि जब कभी भी पैनल के कोई मेंबर जो चेयरपर्सन है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे केस में स्पीकर जो है वो हाउस के किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं सदन की कार्यवाही चालू करने के लिए। और जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पीकर, तो उसके पास वो सभी पावर्स होंगी जो स्पीकर की होती हैं। तो व्हेन अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, ये तो हमने दिया। इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड हियर दैट अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन कैन नॉट प्रेसाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इज वेकेंट। लेकिन दो केस में वैकेंसी है, मतलब जब कभी वो रिजाइन दे दें, उनको हटा दिया जाए, ऐसे केस में अगर ऐसे वैकेंसी क्रिएट होती है, तब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पर ये जो पर्सन हैं पैनल है, वो कोई भी पर्सन जो है वो इस पर अध्यक्षता नहीं करेगा। इनका मतलब क्या है कि ऐसे केसेस में जो है वो कोई पर्सन जो है नया पर्सन इलेक्ट किया जाएगा, तभी जो है वो सदन की कार्रवाई को चालू करेगा। उनमें इनको जो है वो मौका नहीं मिलता है। तो ड्यूरिंग सच टाइम the speaker duties are to be performed by such member of the house as the president may appoint for the purpose. The election are held as soon as possible to fill the vacancies. Now speaker प्रोटम स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटम स्पीकर का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो एक मीनिंग समझो, प्रोटम का मतलब क्या होता है। प्रोटम का मतलब है फॉर दी टाइम बीइंग, यानी कि टाइम रहते हुए, ठीक है। As provided by the Constitution, the Speaker of the last Lok Sabha vacate his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha। जैसे कि हम देखा कि जो स्पीकर है, स्पीकर अपनी जो पोस्ट है, जब कभी भी जो लाइफ है, मतलब अगर लोकसभा केस देखें, लोकसभा के 5 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक नई पार्लियामेंट जो है वो लगती है, नए मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं। तो जो स्पीकर होता है, स्पीकर अपने पद पर बरकरार रहता है जब तक एक नई इलेक्टेड लोकसभा नहीं आ जाती है, ठीक है। तो उसकी जो पहली मीटिंग होती है, तो पहली मीटिंग तक जो है वो पुराने जो स्पीकर है वो कंटिन्यू रहता है अपने पद पर। Therefore, the parliament appoint a member of the Lok Sabha as a speaker, प्रोटम स्पीकर, सॉरी प्रेसिडेंट जो है, तो इस प्रोटम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर ओथ टू द स्पीकर प्रोटम। अब यहाँ पर ये जो 3-4 लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है किसको, प्रोटम स्पीकर को। दूसरा किसे, कि जो नई इलेक्टेड अभी जो एमपीस आए हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंट है, उसमें जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, उम्र में सबसे ज्यादा जो होगा, उसी पर्सन को प्रोटम स्पीकर चुना जाता है। और प्रेसिडेंट उसको खुद से जो है वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है, प्रोटम स्पीकर को। द स्पीकर प्रोटम हैज ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर, और प्रोटम स्पीकर जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है, उसके पास वो सभी पावर्स होती हैं जो स्पीकर को दी जाती हैं। और वह क्या करता है कि पहली जो सिटिंग होती है ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा को, उनको प्रेसाइड करता है। His main duty is to administer oath to the new members. He also enables the house to elect the new speaker. तो क्या कि जो नए मेंबर्स चुन कर आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम किसका है, प्रोटम स्पीकर का। प्रोटम स्पीकर ही नए जो इलेक्टेड एमपी हैं उनको शपथ दिलवाता है, और क्या है कि जो नए स्पीकर होता है उसको भी चुनता है। When the new speaker is elected by the house, the office of speaker pro tem cease to exist। जैसे ही नए जो स्पीकर है वो इलेक्ट हो जाता है, तो जो पोस्ट होती है ना प्रोटम स्पीकर की वो खत्म हो जाती है, यानी कि वो जो सदन
जो सदस्य चुना गया था प्रोटेम स्पीकर के तौर पर, वो साधारण सदस्य बन जाता है। हैंस दिस ऑफिस इज टेम्परेरी ऑफिस है एग्जिस्टिंग फॉर अ फ्यू डेज, मीन जब तक वो इलेक्शन नहीं हो जाता, स्पीकर चुनकर नहीं आता, तब तक ये कामकाज करता है। तो इस तरीके से हमने जो स्पीकर के लोकसभा का जो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, पैनल है, ओथ है, इसके बारे में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।